हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल 3G एजुकेशन। हम लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था क्लास 12 CBSE फिज़िक्स सैम्पल पेपर का पार्ट ए, जिसमें हमने MCQ जो क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व किया था। आज हम लेके आए हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ वेवलेंथ, यानी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूज़ दे रखे हैं हमें। लैम्डा 1 इज सुटेबल फॉर रडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, यानी लैम्डा 1 जो वेवलेंथ है उसका यूज़ किया जाता है रडार सिस्टम के अंदर और एयरक्राफ्ट नेविगेशन के अंदर। लैम्डा 2 इज यूज टू किल जर्म्स इन वाटर प्योरीफायर्स, यानी वाटर प्योरीफायर्स के अंदर जर्म्स को किल करने के लिए लैम्डा 2 जो वेवलेंथ है उसका यूज़ किया जाता है। तथा लैम्डा 3 इज यूज टू इम्प्रूव विजिबिलिटी इन रनवे ड्यूरिंग फॉग एंड मिस्ट कंडीशंस, यानी लैम्डा 3 का यूज़ किया जाता है फॉग और मिस्ट कंडीशन के अंदर विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लैम्डा 1 है हमारे पास वो है एयरक्राफ्ट नेविगेशन के अंदर। हम जानते हैं कि माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है, तो जो लैम्डा 1 हमारे पास हो जाएगा दीज आर माइक्रोवेव्स। लैम्डा 2 इज यूज टू किल जर्म्स, यानी जर्म्स को किल करने के लिए वाटर प्योरीफायर्स के अंदर उसमें हम जानते हैं कि यूज़ की जाती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अल्ट्रावायलेट। लैम्डा 3 इज यूज टू इम्प्रूव विजिबिलिटी इन रनवे ड्यूरिंग फॉग एंड मिस्ट कंडीशन, यानी मिस्ट और फॉग कंडीशन के अंदर जो रनवे में विजिबिलिटी बढ़ाने में यूज़ की जाती है उन वेव्स को हम कहते हैं इंफ्रारेड। तो हमारे पास जो लैम्डा 1 है वो हो जाएगा माइक्रोवेव्स। लैम्डा 2 जो है वो हमारे पास हो जाएगा अल्ट्रावायलेट। और लैम्डा 3 जो है वो हमारे पास हो जाएगा इंफ्रारेड। अब इसी में फर्दर हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल्सो अरेंज दीज वेवलेंथ इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी इन वेवलेंथ को इनके असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए ऑर्डर में हमें जमाना है वेवलेंथ के ऑर्डर में। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे आ जाएगी गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स, ये इनका ऑर्डर हो जाएगा। अब इधर से इधर हम जानते हैं, तो हम जानते हैं कि जो वेवलेंथ है वेवलेंथ इंक्रीज होती है। अब हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा था कि हमें इन तीनों को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है वेवलेंथ के, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो लैम्डा 2 है उसकी वेवलेंथ इन सब में से सबसे शॉर्टेस्ट है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा लैम्डा 2। लैम्डा 2 से जो ज़्यादा वेवलेंथ है दैट इज़ लैम्डा 3 इंफ्रारेड। इंफ्रारेड आ जाएगा सेकंड पे हमारे पास लैम्डा 3। देन सबसे ज़्यादा इनमें वेवलेंथ है दैट इज़ माइक्रोवेव्स, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड लैम्डा 1। तो ये हमारे 19 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम 20 क्वेश्चन को। A uniform magnetic field gets modified as shown in figure when two specimen A and B are placed in it.
फर्स्ट स्पेसिमेन के लिए आपको कुछ इस तरह से डायग्राम दे रखा है। ये बी स्पेसिमेन दे रखा है, ये ए स्पेसिमेन दे रखा है। फिर हमें पूछा गया है क्वेश्चन फर्स्ट, आइडेंटिफाई द स्पेसिमेन ए एंड बी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो स्पेसिमेन ए है उसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इसको हमने रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके आउटर तरफ से जा रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वीकली रिपेल हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए जो है स्पेसिमेन, दैट इज अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, जबकि बी जो है उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस स्पेसिमेन के अंदर से गुजर रही है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है वीकली। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो स्पेसिमेन बी है वो हो जाएगा हमारे पास पैरामैग्नेटिक। तो इस 20 क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया था कि आइडेंटिफाई कीजिए स्पेसिमेन ए और स्पेसिमेन बी को। तो स्पेसिमेन ए जो होगा वो तो हो जाएगा डायामैग्नेटिक, तथा स्पेसिमेन बी जो है वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। इसी में हमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ स्पेसिमेन ए डिफरेंट फ्रॉम स्पेसिमेन बी। यानी स्पेसिमेन ए की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और स्पेसिमेन बी की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है। तो हम जानते हैं कि जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो स्मॉल एंड नेगेटिव होती है। तो स्पेसिमेन ए के लिए जो ससेप्टिबिलिटी है वो स्मॉल और नेगेटिव हो जाएगी, जबकि जो स्पेसिमेन बी है उसकी ससेप्टिबिलिटी स्मॉल एंड पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह से ये दोनों सब्सटेंस एक दूसरे की ससेप्टिबिलिटी से डिफरेंट है कि जो स्पेसिमेन ए है उसकी ससेप्टिबिलिटी स्मॉल और नेगेटिव होती है, जबकि स्पेसिमेन बी जो है उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल और पॉजिटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, यानी क्वेश्चन में मैं पूछा है व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ Fe125 इफ दैट ऑफ एल्यूमिनियम 27 इज 3.6 फर्मी। यानी हमें पूछा गया है कि जो Fe125 है उसकी न्यूक्लियर रेडियस कितनी होगी अगर एल्यूमिनियम 27 की न्यूक्लियर रेडियस हमें दे रखी है। तो हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियर रेडियस के लिए हमारा फॉर्मूला होता है किसी न्यूक्लियस की रेडियस का, दैट इज R इज इक्वल टू R0 a टू दी पावर 1/3। अब हम यहाँ पे अगर इन दोनों को कंपेयर करके देखें तो हमें निकालना है R ऑफ Fe की जो रेडियस है उसको हम R1 मान लेते हैं, तथा हमें जो एल्यूमिनियम की दे रखी है उसकी रेडियस को हम R2 मान लेते हैं। तो ये दोनों जो है ये इक्वल हो जाएगी A1 डिवाइडेड बाय A2 टू दी पावर 1/3। अब A1 हमें Fe125 दे रखा है, Fe का एटॉमिक जो
मास नंबर जो है वो 125 दे रखा है, जबकि A2 का जो मास नंबर हमें दे रखा है दैट इज़ 27 टू द पावर 1/3। यहाँ पे R1 हमें कैलकुलेट करना है तथा R2 की जो वैल्यू हमें दे रखी है दैट इज़ 3.6 फर्मी। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो R1 डिवाइडेड बाय 3.6 इज इक्वल टू 125 की पावर अगर 1/3 हम करते हैं तो दैट विल बी 5 टू द पावर 3 उसकी पावर 1/3। इसी तरह से 27 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3। इस तरह से 3 से यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाय 3 दैट विल बी R1 अपॉन 3.6। तो इस तरह से जो R1 की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 3.6 डिवाइडेड बाय 3। इसको कि हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आ जाएगा 1.2 और दिस विल बी 6.05। यानी इस तरह से हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो Fe125 है उसकी जो न्यूक्लियर रेडियस आती है दैट इज 6.0 फर्मी। ट्वेंटी वन के और में हमारे पास एक और क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ द लाइमन सीरीज of hydrogen spectrum is 913.4 angstrom. Calculate the short wavelength limit for the Balmer series क्वेश्चन में दे रखा है कि द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 913.4 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर बामर सीरीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर लाइमन सीरीज और बामर सीरीज होती कहाँ है। तो इस तरह से मान लीजिए कि ये हमारे पास एनर्जी लेवल है। इन एनर्जी लेवल में जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांसमिशन करता है तो उससे रिलेटेड जो सीरीज हमारे पास है दैट विल बी लाइमन सीरीज। इसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट के अंदर ट्रांसमिशन करता है तो उसमें जो हमारे पास सीरीज होती है दैट विल बी बामर सीरीज। फिर हमारे पास जो थर्ड जो सीरीज बन जाएगी दैट विल बी पार्शियन एंड सो ऑन। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है किसी भी सीरीज के लिए वो तब होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से उस ऑर्बिट के अंदर ट्रांसमिशन करता है। तो जैसे कि हमें यहाँ पूछा है कि लाइमन सीरीज के अंदर जो हमारे पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसमिशन करेगा फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। और कहाँ से ट्रांसमिशन करेगा तो इसके लिए जो n2 की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इन्फिनिटी। तो अब हम यहाँ पे जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है हमारे पास वो अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1/λ इज इक्वल टू लैम्डा फॉर लाइमन के लिए हम n लिख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा
आर ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास n1 की जो वैल्यू है दैट विल बी 1, n2 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, और लैम्डा 1/λ जो वैल्यू हमें दे रखी है दैट इज़ 913.4 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से अगर हम देखें तो जो r की वैल्यू हमारे पास होगी वो दैट विल बी 1/913.4 एंगस्ट्रॉम। अब इसी क्वेश्चन में हमें पूछा है कि कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर बामर सीरीज, यानी हमें लाइमन की दे रखी थी और बामर सीरीज के लिए हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिमिट पूछी है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो बामर सीरीज है, बामर सीरीज के लिए जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी वो n1 तो हो जाएगा 2 यानी सेकेंड ऑर्बिट में आएगा, जबकि n2 हो जाएगा इनफाइनाइट। तो वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1/λ फॉर बामर विल बी इक्वल टू r ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट विल बी 1/λb। r की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/913.4 एंगस्ट्रॉम, इंटू 1/2 का अगर हम स्क्वायर करें तो दैट विल बी 1/4। तो यहाँ से लैम्डा बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 913.4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंगस्ट्रॉम, जिसको कैलकुलेट करने पर हम देखते हैं कि 4 4 16, 4 3 12 और 1 13, 4 1 4 और 1 5, 9 4 36। तो इस तरह से हमारे पास जो वेवलेंथ निकल के आती है बामर सीरीज़ की जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है दैट इज़ 3653.6 एंगस्ट्रॉम, और ये जो वेवलेंथ है ये लाई करती है विजिबल रीजन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, बाइकॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट material of refractive index 1.25 is immersed in water of refractive index 1.33, will the lens behave as a converging or a diverging lens? जस्टिफाई योर आंसर। यानी हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि बाइकॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25, यानी हमें जो लेंस है उसका मटेरियल दे रखा है और मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.25, उसको हमने किसी वाटर के अंदर रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। विल द लेंस बिहेव एज अ कन्वर्जिंग और अ डाइवर्जिंग लेंस?
इसको हम देखते हैं कि ये मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर हमने मान लीजिए इस तरह से वाटर ले रखा है और इसके अंदर हमने एक बाइकॉन्वेक्स लेंस को रखा है। इस बाइकॉन्वेक्स लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.25, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है जिसको हम म्यू से लिख सकते हैं, म्यू ऑफ लेंस हमारे पास है 1.25 तथा म्यू ऑफ वाटर जो हमारे पास है वो हो जाएगा 1.33। तो हमें ये पूछा है कि ये जो लेंस है ये एज अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस किसकी तरह बिहेव करता है वाटर के अंदर रखने पर। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f, जिसको हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं, वो हमारे पास होता है म्यू 21 माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ पे जो म्यू 21 है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ से अगर हम म्यू 2 जो है हमारे पास वो है लेंस तथा मीडियम 1 जो है वो हमारे पास हो जाएगा वाटर। तो यहाँ पे अगर हम म्यू 2 की वैल्यू रखें तो दैट विल बी 1.25 और म्यू 1 की जो वैल्यू रखें दैट इज़ 1.33 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ से अगर हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं 1.33 1.25 माइनस 1.33 तो यहाँ से जो हमारे पास f की वैल्यू आती है 1/f इज इक्वल टू माइनस 0.08 डिवाइडेड बाय 1.33 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो f की वैल्यू है दैट इज नेगेटिव, यानी f जो है हमारे पास वो आता है नेगेटिव। अब अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो नेगेटिव फोकल लेंथ एक कॉन्केव लेंस की होती है, यानी इफ f इज नेगेटिव देन लेंस इज कॉन्केव लेंस, और इसी कॉन्केव लेंस को ही हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। यानी इस क्वेश्चन में हमें पूछा था कि ये जो लेंस हमारे पास है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ कन्वर्जिंग लेंस और अ डाइवर्जिंग लेंस। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा लेंस है ये एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। द फिगर shows a piece of pure semiconductor S in series with a variable resistor R and a source of constant voltage V. Should the value of R be increased
or decreased to keep the reading of the ammeter constant when semiconductor S is heated। यानी हमें डायग्राम दे रखा है, द फिगर शोज अ पीस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर S। ये प्योर सेमीकंडक्टर S दे रखा है विथ अ इन सीरीज विथ अ वेरिएबल रजिस्टर R, यानी इसको एक सीरीज में एक वेरिएबल रजिस्टर R से जोड़ रखा है। एंड अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज V, यहाँ पे एक कांस्टेंट वोल्टेज का सोर्स है दैट इज V। शुड द वैल्यू ऑफ R बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड टू कीप द रीडिंग ऑफ द अमीटर कांस्टेंट। यानी हमें ये कहा गया है कि जब इस स्पेसिमेन सेमीकंडक्टर S को हीट किया जाता है, सेमीकंडक्टर इज हीटेड, जब इसको हीट किया जाता है तो अमीटर की रीडिंग को कांस्टेंट रखने के लिए आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे। मान लीजिए जैसे हमारे पास ये सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर को जब हम हीट करते हैं, व्हेन semiconductor is heated, तो सेमीकंडक्टर को हीट करने पर हमें पता है कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसका जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा। देन रेजिस्टेंस ऑफ semiconductor decreases। अब अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो जो अमीटर है उस अमीटर की रीडिंग बढ़ेगी क्योंकि करंट की वैल्यू बढ़ेगी। देयरफॉर द रीडिंग ऑफ ammeter increases। अब हमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें इस अमीटर की रीडिंग को कांस्टेंट रखना है, तो कांस्टेंट रखने के लिए हमें इस R को वेरी करना पड़ेगा। अब R को वेरी करेंगे तो हम क्या करेंगे। अब देखिए करंट अगर बढ़ गई तो अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते हो तो करंट कम हो जाती है और करंट हम वापस उसी कांस्टेंट वैल्यू पे ला सकते हैं। तो इसलिए हमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमीटर की रीडिंग को कांस्टेंट रखने के लिए आप रेजिस्टेंस को क्या करोगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सो टू कीप द रीडिंग ऑफ अमीटर कांस्टेंट वी शुड इंक्रीज द रेजिस्टेंस। यानी हमें अमीटर की रीडिंग को कांस्टेंट रखने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। वापस देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को कि जो हमें यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर S है इसको हम अगर हीट करते हैं तो जैसे ही हम सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं, हीट करने पर उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस अगर कम हो जाता है तो जो सर्किट है उसमें करंट की वैल्यू बढ़ जाती है और करंट बढ़ने पर जो अमीटर है उसकी रीडिंग बढ़ेगी। अब हमें क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जो अमीटर है उसकी रीडिंग को हमें कांस्टेंट रखना है, तो अमीटर की रीडिंग को कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा।
23 के और में हमें एक और क्वेश्चन गिवन है, द ग्राफ ऑफ potential barrier versus width of depletion region for unbiased diode is shown in graph A. In comparison to A, graph B and C are obtained after biasing the diode in different ways. Identify the biasing in B and C and justify your answer. यहाँ पे हमें जो ग्राफ दे रखे हैं वो कुछ इस तरह से दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 ग्राफ दे रखे हैं। पहला ग्राफ जो ए है वो आपके किसी पीएन जंक्शन की अनबायस्ड कंडीशन को शो करता है। इसी तरह से एक ग्राफ बी दे रखा है और एक ग्राफ सी दे रखा है। इनमें यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन विड्थ के बीच में रिलेशन दे रखा है। अब हम जानते हैं कि जब कोई डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो फॉरवर्ड बायस में मान लीजिए जैसे आपके पास ये एक पीएन जंक्शन डायोड है पीएन, इसको अगर हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो फॉरवर्ड बायस करने पर ये जो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर डेवलप होता है वो पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होता है। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर जो पोटेंशियल बैरियर है वो अनबायस कंडीशन से कम होता है। तो यहाँ पे जो ग्राफ में हमें ए कंडीशन दे रखी है उसमें अनबायस्ड कंडीशन दे रखी है, जबकि जो सी कंडीशन दे रखी है उस सी कंडीशन के अंदर हमें जो पोटेंशियल बैरियर दे रखा है वो एज कंपेयर टू ए के कम है। तो हम कह सकते हैं कि जो सी हमारे पास है वो हमारे पास हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, और इसके लिए जो हमारा जस्टिफिकेशन होगा वो हो जाएगा बिकॉज पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस इन फॉरवर्ड बायस। अब हम जानते हैं कि जब हम किसी पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं, रिवर्स बायस मीन्स अगर हम उसके पी टर्मिनल को नेगेटिव से तथा एन टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं
तो इसको हम रिवर्स बायस कहते हैं। और रिवर्स बायस के अंदर जो पोटेंशियल बैरियर है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बी में दे रखा है उसके अंदर ये है कि जो बी के लिए जो पोटेंशियल बैरियर है वो ए के कंपेरिजन में कम है, सॉरी ज़्यादा है। एक बी के लिए जो पोटेंशियल बैरियर है वो ए के कंपेरिजन में ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जो बी है हमारे पास वो बी हो जाएगा रिवर्स बायस के अंदर, बिकॉज पोटेंशियल बैरियर increases in reverse bias. इस तरह से इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हमें B और C की जो बाइसिंग है वो समझानी थी। तो हम ये समझा सकते हैं कि जो B है उसमें पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो गया है एज कंपेयर टू अनबायस कंडीशन। तो B को हम कह सकते हैं कि B जो है वो रिवर्स बायस के अंदर है, तथा C के अंदर जो पोटेंशियल बैरियर है वो डिक्रीज हो गया है एज कंपेयर टू अनबायस कंडीशन। तो हम कह सकते हैं कि जो C है हमारे पास वो फॉरवर्ड बायस के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। नैरो स्लिट इज illuminated by a parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda equal to 6000 Armstrong, and the angular width of central maximum in the resulting diffraction pattern is measured. When the slit is next illuminated by light of wavelength lambda dash, the angular width decreases by 30%. Calculate lambda dash. यानी क्वेश्चन में हमें कहा है अ नैरो स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। डायग्राम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम इस तरह से है कि हमारे पास ये एक छोटी सी स्लिट है। इस स्लिट को एक पैरेलल बीम से इल्यूमिनेट किया गया है और इल्यूमिनेशन के द्वारा यहाँ पे एक डिफ्रेक्शन पैटर्न के कारण एक सेंट्रल मैक्सिमा बनता है।
वो जो सेंट्रल मैक्सिमा हमारे यहाँ बना है उसके लिए जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ हमें गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ हमारे पास हो जाएगी 6000 एंगस्ट्रॉम। द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज मेजर, यानी ये जो सेंट्रल में यहाँ पे जो मैक्सिमा बन रहा है इसकी एंगुलर विड्थ को मेजर किया गया। अब हम जानते हैं कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी जो विड्थ होती है वो डबल होती है डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर एज कम्पेयर टू अदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगुलर विड्थ हो जाएगी सेंट्रल मैक्सिमा के लिए दैट इज 2 थीटा एंगुलर विड्थ। 2 थीटा हमारे पास हो जाएगा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय ए यहाँ पे इस स्लिट की थिकनेस। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो नई सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो कितनी हो जाती है, 30% रिड्यूस हो जाती है। यानी अगर मान लेते हैं कि जो न्यू एंगुलर विड्थ है जिसको हम 2 थीटा डैश लिख सकते हैं, वो ओरिजिनल जो है 2 थीटा उससे 30% रिड्यूस हो जाती है। अब 30% रिड्यूस हो जाने का मतलब कि मान लीजिए आपके पास कोई विड्थ है 1, तो उसमें से हम अगर मान लेते हैं कि 30% रिड्यूस हो गया मतलब 0.3 रिड्यूस हो गया, तो जो नई विड्थ आएगी दैट इज 0.7। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो जो नई विड्थ है दैट इज 0.7 टाइम ऑफ 2 थीटा ओरिजिनल विड्थ। अब यहाँ पे हम 0.7 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 2 लैम्डा बाय ए, ये जो हमारे पास आएगा ये हो जाएगा नई वेवलेंथ के लिए 2 लैम्डा डैश बाय ए। यहाँ से हम देखते हैं कि जो लैम्डा डैश आता है वो हमारे पास हो जाएगा 0.7 ऑफ लैम्डा, यानी 0.7 और लैम्डा की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो जो हमारे पास नई वेवलेंथ हो जाएगी दैट इज 4200 एंगस्ट्रॉम। तो यानी ये जो क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन ये थी कि अगर हम 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ को यूज़ करते हैं तो कुछ सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, वो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर हम वेवलेंथ को चेंज कर देते हैं और लैम्डा डैश वेवलेंथ का यूज़ करते हैं तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो पुराने के कंपैरिजन में 30% कम हो जाता है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास हमने जो वेवलेंथ चेंज की वो हो जाएगी 4200 एंगस्ट्रॉम। सेक्शन बी के अंदर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर parallel and close to each other on their inner faces. The plates have surface charge density of opposite sign and magnitude 17.7 into 10 to the power minus 22 coulomb per meter square. What is
इलेक्ट्रिक फील्ड intensity E in the outer region of the first plate and B जो है इसमें between the plates। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो लार्ज मेटल की प्लेट्स है जो एक दूसरे के पैरेलल है। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन, यानी यहाँ पे जो चार्ज है मान लीजिए ये पॉजिटिव है और दूसरे वाले पे जो चार्ज है वो नेगेटिव हो जाएगा अपोजिट साइन के कारण। अब फर्स्ट वाले की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है दैट इज सिग्मा इक्वल टू 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22। इसी तरह से सिमिलरली सेकंड की भी सेम ही है 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 नेगेटिव में हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है हमें व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, और दूसरा दे रखा है बिटवीन द प्लेट्स। यानी फर्स्ट में हमें मान लीजिए कि ये जो हमारे पास फर्स्ट प्लेट है इसके यहाँ पे आउटर रीजन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट है ये पॉइंट A हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, और इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि बिटवीन द प्लेट्स निकालो। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 8A के लिए। तो A पॉइंट पे हम देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण रिपेलिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इस तरफ E1, और ये जो सेकंड प्लेट है यहाँ इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा E2। अब हम जानते हैं कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ अपोजिट है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों के सब्ट्रैक्शन से मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं जो E नेट है वो हमारे पास आ जाएगा E1 माइनस E2। अब E1 की जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों प्लेटों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमें सेम दे रखी है। तो इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो यानी जो पॉइंट A हमने लिया है आउटर सरफेस पे वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट B है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो B पे हम जानते हैं कि अगर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इसको इस तरह रिपेल करेगी, तथा ये जो B प्लेट जो है सेकंड प्लेट जो है नेगेटिवली चार्ज है तो ये इस तरह से अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 8 पॉइंट B जो कि इनसाइड है वहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों प्लेटों के इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम E1 की वैल्यू रख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विच विल गिव्स 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जिसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम अगर सिग्मा की वैल्यू देखें तो सिग्मा हमें यहाँ दे रखा है 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22, जबकि एप्सिलॉन नॉट वी नो दैट 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से हम जो दोनों प्लेट्स है इन दोनों प्लेट्स के इनर रीजन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा सेक्शन बी जो 12th क्लास CBSE का जो सैम्पल पेपर है फिजिक्स का उसका सेक्शन बी आज हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।